हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का अपने लर्निंग फार्मेसी चैनल पे। तो लर्निंग फार्मेसी चैनल पे आज जो चीज़ हम कवर करेंगे वो है रेलवे फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन में जितने भी बच्चों एमसीक्यू आ सकते हैं आपके। बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है कि मैम कब होने वाले हैं ये एग्जामिनेशन। तो देखिए बहुत ही जल्दी इसकी भी डेट पब्लिश की जाएगी आरआरबी के थ्रू, जहाँ पर मोस्टली जनवरी से मार्च के बीच में कभी भी आपके एग्जामिनेशन हो सकते हैं। अपने आप को बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए, बेस्ट प्रिपरेशन के लिए, अगर ये जो एमसीक्यू जो हम आपको बहुत लंबे समय से कवर कराते आ रहे हैं, अगर आप इनकी प्रैक्टिस करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा बच्चों आपको अपने आने वाले रेलवे फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन में। तो यही बस हमारी उम्मीद है कि हमारी इन सारी ही वीडियो से किसी भी बच्चे को अगर फ़ायदा हो पाए तो हमें बहुत खुशी मिलेगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बच्चों, मेरा नाम स्तुति है, मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ, करंटली यूएसए में सेटल्ड हूँ और यहीं से आपके लिए सारा कंटेंट बनाती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछना है, देखिए विच ऑयल, मतलब इनमें से कौन सा ऑयल ऐसा है जिसकी काउंटर इरिटेंट प्रॉपर्टी है। डिफरेंट ऑप्शंस दिए हैं बच्चों, टर्पेंटाइन ऑयल, थाइम, ऑरेंज ऑयल या पेपरमेंट ऑयल। आंसर है इसका ऑप्शन ए, टर्पेंटाइन ऑयल की होती है काउंटर इरिटेंट प्रॉपर्टी। देखिए ये जो टर्पेंटाइन ऑयल होता है इसको एनिमल्स के केस में इस्तेमाल किया जाता है, ये आपको याद रखना है। देखिए वेटनरी मेडिकेशन की तरह इसको इस्तेमाल किया जाता है टॉपिकली एज अ रूबीफेशिएंट एंड काउंटर इरिटेंट इफेक्ट, जहाँ पर जो एनिमल्स होते हैं उनमें अगर उनको किसी तरह का स्प्रेन हो रहा है, उनके मसल में पेन हो रहा है, स्वेलन अडर्स हैं। स्वेलन अडर मतलब जो मेमोरी ग्लैंड होते हैं फीमेल कैटल, शीप, गोट्स या हॉर्सेस के, जहाँ से वो अपने बच्चों को फीड करती हैं। तो अगर उनमें किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही है, स्वेलिंग हो गई है, तो इस तरह के टर्पेंटाइन ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है इनकी मेडिकेशन में। ह्यूमंस के लिए इसको बिल्कुल नहीं इस्तेमाल किया जाता, ये बहुत ही टॉक्सिक होता है। अगर इसको इंजेस्ट कर लिया जाए तो बहुत ही सीरियस कॉम्प्लिकेशन हो सकती है अगर ये किसी भी तरह के हिस्से ह्यूमन की बॉडी में चला गया। और देखिए ये अगर इनहेल भी कर लिया गया, अगर इसको सूंघ भी लिया गया किसी के द्वारा, तो इरिटेट हो सकते हैं एयरवेज। और अगर स्किन पे टच हो गया तो स्किन इन्फ्लामेशन भी हो सकती है। तो काफ़ी ज़्यादा रिस्की होता है ये ह्यूमंस के केस में, बट एज अ वेट मेडिकेशन इसका इस्तेमाल किया जाता है एज अ रूबीफिशिएंट एंड काउंटर इरिटेंट प्रॉपर्टी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछना है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फ्लावर बड ऑफ क्लोव ट्री इन अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। तो जब देखिए क्लोव, ये पूरा ही क्लोव ट्री है, जब इस पे क्लोव बन रहा होता है तो एक तरह के देखिए जब पहले फ्लावर बनता है और फ्लावर की जो बड होती है उससे फिर ये क्लोव यानी लौंग बनती है। तो उस फ्लावर बड का आपसे नाम पूछ रहे हैं। आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन डी, पेल क्लोव कहा जाता है उस फ्लावर बड को। यहाँ पर देखिए यही आपको बताया, ये जो फ्लावर बड होती है ये पेल कलर की होती है और फिर उसके बाद क्या होता है, ये धीरे धीरे ग्रीन कलर में कन्वर्ट होने लगती है और फिर उसके बाद ये फुली ब्राइट रेड कलर क्लोव बड बन जाती है। इस तरह की क्लोव बड बन जाती है, ब्राइट रेड कलर आपने देखी होगी, सभी के घरों में होती है लौंग। अगर इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी की बात करें तो देखिए चाइनीज़ और आयुर्वेदिक मेडिकेशन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है क्लोव को, क्योंकि क्लोव में एक ऑयल प्रेजेंट होता है जिसको कहा जाता है यूजिनॉल, और इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है अगर किसी तरह के पेन या इन्फेक्शन होते हैं बॉडी में। तो आयुर्वेदिक मेडिकेशन में बहुत ज़्यादा इस तरह के क्लोव ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए बच्चों हमने आंसर देखा, इसका ऑप्शन डी, पेल क्लोव कहा जाता है फ्लावर बड को। मैं आपसे पूछ रहा है क्लोव ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है इनमें से किस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। तो आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन बी, वेनिलिन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्लोव ऑयल का। अब जैसे कि हम सबको पता है क्लोव में पाया जाता है, क्लोव ऑयल में पाया जाता है यूजिनॉल, और यही यूजिनॉल वेनिलिन जो है देखिए ये फर्स्ट सिंथेसाइज किया गया था इसी यूजिनॉल से, जो कि पाया जाता है क्लोव ऑयल में। और कब इसका सिंथेसाइज किया गया था वेनिलिन, तो ईयर 1874 से लेकर 1875 के बीच में इसको सिंथेसिस किया गया था, जहां पर क्लोव ऑयल प्राइमरी सोर्स था इस तरह के वेनिलिन का। कब तक ये प्राइमरी सोर्स रहा है क्लोव ऑयल से, कब तक वेनिलिन को एक्सट्रैक्ट किया जाता रहा है, तो ईयर 1920 तक इस तरह की प्रोसेस करी जा रही थी। उसके बाद और भी बहुत सारे अलग अलग चीज़ें आ गई जहाँ से वेनिलिन को एक्सट्रैक्ट किया जाने लगा या सिंथेसाइज किया जाने लगा। अगर हम बात करें यूज़ की, तो देखिए बहुत सारी फूड इंडस्ट्रीज़ होती है, उनमें फ्लेवरिंग एजेंट की तरह यूज़ किया जाता है वेनिलिन को, परफ्यूम्स में इस्तेमाल किया जाता है, कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस एंड ऑफ कोर्स फार्मास्यूटिकल्स में भी इस तरह के वेनिलिन्स का इस्तेमाल किया जाता है फ्लेवर देने के लिए, जो भी चीज़ें होती हैं उनको, या थोड़ी सी उनको फ्रेगरेंस देने के लिए।
नेक्स्ट पूछ रहे हैं, देखिए एल्कलॉइड प्रेजेंट इन ब्लैक पेपर इज, इसमें से कौन सा एल्कलॉइड होता है जो कि ब्लैक पेपर यानी ये जो काली मिर्च होती है इसमें प्रेजेंट होता है। तो डिफरेंट ऑप्शंस में से बच्चों आंसर इसका ऑप्शन ए पाइपरिन प्रेजेंट होता है ब्लैक पेपर में। ये पाइपरिन का आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं। देखिए ये जो पाइपरिन होता है इसी की वजह से जो बहुत ही पंजेंट इसकी जो फ्रेग्रेंस होती है, इसका जो फ्लेवर होता है ब्लैक पेपर का काफ़ी ज़्यादा तीखा फ्लेवर होता है, तो वो इसी पाइपरिन एल्कलॉइड की वजह से ही होता है। कुछ में पूछ रहे हैं, देखिए आपसे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस इन, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस इनमें से कहाँ पर होती है? फेलोपियन ट्यूब, वेजाइना, ओवरी या यूट्रस। तो बच्चों आंसर है इसका ऑप्शन ए फेलोपियन ट्यूब में होती है पूरी की पूरी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। किस तरह से ये होती है अच्छे से आपको अभी एक डायग्राम की मदद से समझाएंगे। पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या बताया गया है। देखिए कंसेप्शन जो होता है टिपिकली फेलोपियन ट्यूब में होता है, जहाँ पर एग जो है वो स्पर्म से जाके मिलता है और ये पूरी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो जाती है। स्पर्म देखिए वेट कर रहा है एग का, कहाँ पर? फेलोपियन ट्यूब में। और कुछ ऐसे रेयर केसेस होते हैं जहाँ पर फर्टिलाइजेशन जो है वो जब एग फेलोपियन ट्यूब से बाहर निकल जाता है तब होती है, बट हम जो प्राइम केस है उसको ही डिस्कस करेंगे। स्टेप 1 में अगर हम देखें तो देखिए ये होती है ओवरी। पहले सारे पार्ट्स देख लेते हैं। ये ओवरी होती है, यहाँ पर यह फेलोपियन ट्यूब देख रहे हैं और ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये है यूट्रस। तो देखिए यहाँ पर स्पर्म जब वेजाइना से एंटर करता है तो स्पर्म आ जाता है फेलोपियन ट्यूब में, और यहाँ फेलोपियन ट्यूब में वेट कर रहा होता है स्पर्म, किसका? एग का वेट कर रहा होता है। यहाँ एग देखिए रिलीज हुआ है ओवरी से, ये आप देख रहे हैं ये एग है जो कि यहाँ ओवरी से रिलीज हुआ है और फिर ये एग एंटर कर गया है फेलोपियन ट्यूब में। स्टेप 2 में क्या होता है? देखिए स्पर्म एंटर, जो एग एंटर किया है फेलोपियन ट्यूब में, अब स्पर्म यहाँ पर एग में एंटर करने लगेगा और एग के न्यूक्लियस से जाके अटैच हो जाएगा। फिर स्टेप 3 में क्या होता है? देखिए फर्टिलाइजेशन अब हो चुका है क्योंकि ये न्यूक्लियस पे अटैच हो चुका है स्पर्म। स्टेप 3 पे क्या होगा? ये फर्टिलाइज एग जो है अब ये डिवाइड होना शुरू हो जाएगा। पहले 2 सेल्स में डिवाइड होगा, फिर ये नंबर ऑफ 4 सेल में डिवाइड होगा, फिर 8 सेल में डिवाइड होगा और ऐसे ही डिवाइड होके ये यहाँ पर यूट्रस की वॉल पे इम्प्लांट हो जाएगा। सेल अटैच हो जाएंगे यूट्रस की वॉल पे और यहाँ से फिर फर्दर क्या होती है, जो बेबी की फर्दर डेवलपमेंट होती है वो होने लगती है। बट सबसे पहले हमने क्या देखा है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पर हुआ है? कहीं और नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ फेलोपियन ट्यूब में हुआ है। इसलिए हमारा आंसर था ऑप्शन फेलोपियन ट्यूब पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं मसल स्पाज्म अकर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। मसल स्पाज्म क्या होता है? देखिए जो मांसपेशियों में जकड़न होती है उसको वो इनमें से किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होती है? तो आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन बी पैराथायराइड हार्मोन। देखिए मसल स्पाज्म होने के बहुत सारे अलग अलग कारण हो सकते हैं, बट उसमें से एक मेजर कारण जो है, मेजर रीजन जो है वो है कि पैराथायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी, पैराथायराइड हार्मोन में किसी तरह की एबनॉर्मेलिटी आ गई है जिसकी वजह से मसल स्पाज्म हो रहा है। अब देखिए यहाँ क्या होता है, मसल स्पाज्म कैन अकर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ पैराथायराइड हार्मोन। ये पैराथायराइड हार्मोन क्या करते हैं? देखिए ये ऐसे हार्मोन हैं जो कि ब्लड में कैल्शियम के लेवल को रेगुलेट करते हैं। अगर किसी तरह से डिसफंक्शनिंग हो रही है इस हार्मोन की, तो प्रॉपर कैल्शियम लेवल ब्लड में मेंटेन नहीं रह पाएगा और लो कैल्शियम लेवल हो जाएगा, जिसकी वजह से मसल स्पाज्म हो रहा है, आप देख रहे हैं। तो ये सभी चीज़ें जो है ये इंटर रिलेटेड हैं। अब इस कंडीशन को क्या कहते हैं? जहाँ पर पैराथायराइड हार्मोन लो लेवल में हो जाता है बॉडी में, तो इस कंडीशन को कहा जाता है टेटनी। तो ये भी आपको याद रखना है, TETANY टेटनी कहा जाता है इस कंडीशन को, जहाँ पैराथायराइड हार्मोन की कंसंट्रेशन लो हो जाती है या किसी तरह की डिसफंक्शनिंग हो जाती है इसमें पैराथायराइड हार्मोन में। पूछ रहे हैं आपसे, देखिए राइस वाटर स्टूल इज अ सिम्टम ऑफ। तो इनमें से कौन सी बीमारी होने की वजह से इस तरह का राइस वाटर स्टूल देखा जाता है जो भी पेशेंट्स होते हैं उनमें? तो आंसर इसका ऑप्शन डी कॉलेरा में देखा जाता है। देखिए यहाँ पर कॉलेरा होता क्या है पहले ये देख लेते हैं, फिर देखते हैं कि क्या होता है ये राइस वाटर स्टूल। तो ये देखिए राइस वाटर स्टूल एक तरह का सिम्टम होता है कॉलेरा का। कॉलेरा एक ऐसी डिसीज होती है जो कि ऑर्गेनिज्म विब्रो कॉलेराई की वजह से होती है। ये एक तरह की बैक्टीरियल डिसीज होती है जो कि कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से के थ्रू किसी भी पर्सन की बॉडी में एंटर करती है। मतलब ये जो रूरल एरियाज़ होते हैं, जो अंडर डेवलप्ड एरियाज़ होते हैं, जहाँ पर
पानी और जो फूड आइटम्स होते हैं उनकी प्रॉपर सैनिटी नहीं मेंटेन करके रखी जा रही, प्रॉपर उनको अच्छे से नहीं अगर इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इस तरह के बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं, विब्रो कॉलराई जैसे बैक्टीरिया उन तरह के जो खाना होता है उनमें और उन वहाँ के पानी में, और अगर फिर ये पी लिया जाता है या खा लिया जाता है वहाँ के लोगों के द्वारा, तो उनको होने के चांसेस होते हैं कॉलरा। अब ये राइस वाटर स्टूल भी एक तरह का कॉलरा का ही सिम्टम है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटरी स्टूल होने लगता है जो भी पेशेंट्स होते हैं उनको, जिनको भी इस तरह का इन्फेक्शन हुआ है। और देखिए फ्लेक्स ऑफ म्यूकस, मतलब जो स्टूल होते हैं उसमें म्यूकस भी यानी मवाद भी आने लगती है, तो ये हमने देखा कि सिम्टम है ये कॉलरा का, राइस वाटर स्टूल। मैं आपसे पूछना, देखिए बेस्ट मेथड फॉर डिस्पोजल ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट, इसमें से क्या होता है बेस्ट मेथड जिसके थ्रू हॉस्पिटल के जितने भी वेस्ट होते हैं उनको डिस्पोज ऑफ किया जाता है। तो डिफरेंट ऑप्शंस हैं बच्चों, देखिए इंसिनरेशन है, डंपिंग, रिसाइकलिंग या कंपोस्टिंग। आंसर इसका ऑप्शन ए इंसिनरेशन के थ्रू एक बेस्ट मेथड माना जाता है जितने भी हॉस्पिटल वेस्ट हैं उनको डिस्पोज करने का। देखिए ये जो हॉस्पिटल वेस्ट होते हैं इनमें बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती हैं, जैसे जो इन्फेक्टेड सिरिंज होती है, इन्फेक्टेड ग्लव्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे इन्फेक्टेड बॉडी पार्ट्स होते हैं जो भी पेशेंट्स होते हैं उनके, जिनको अगर ठीक से डिस्पोज ऑफ नहीं किया गया तो इन्फेक्शन को स्प्रेड होने का बहुत ज़्यादा चांस हो जाता है कि वहाँ के लोगों को इन्फेक्शन हो जाए या एयरबॉर्न डिसीजेस भी हो सकती हैं। तो एक प्रॉपर वे से इनको डिस्पोज ऑफ करने के लिए इंसिनरेशन का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, देखिए बर्न किया जाता है जो हार्मफुल वेस्ट होते हैं उनको एशेस में, मतलब उनको एक तरह से जला दिया जाता है। ये आप देख रहे हैं इन तरह के जो इंसिनरेशन एपरेटस होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। प्रॉपर इमिशन रेगुलेशन की गाइडलाइंस को मेंटेन किया जाता है, मतलब ऐसे ही हवा में नहीं जलाया जाता है, एशेस में हवा में कन्वर्ट नहीं किया जाता है, इन तरह के प्रॉपर एपरेटस के अंदर डाला जाता है जो भी वेस्ट होते हैं और फिर उनको बर्न किया जाता है, एशेस में कन्वर्ट कर दिया जाता है और फिर इस ऐश को फिर प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है। बहुत सारे हॉस्पिटल जो होते हैं देखिए उनका ऑन साइट एयर कंट्रोल्ड इंसिनरेटर्स वो इस्तेमाल करते हैं जिससे कि प्रॉपरली अच्छे से जितने भी वेस्ट हैं वो पहले एशेस में कन्वर्ट हो जाए और फिर इन तरह की जो राख बन गई है अब इसको किस तरह से डिस्पोज करना है वो फिर फर्दर प्रोसेस वो करते हैं। क्वेश्चन में पूछ रहे हैं MMR वैक्सीनेशन प्रोटेक्ट, MMR वैक्सीनेशन इनमें से क्या प्रोटेक्ट करती है बच्चों? तो देखिए पहले आंसर देख लेते हैं उसके बाद और एक्सप्लेन करते हैं इसको। तो मीजल्स, मम्स और रूबेला की वैक्सीन होती है MMR वैक्सीन, जिसको देखिए यहाँ पर ये बहुत ही इफेक्टिव वैक्सीन होती है जिससे कि बच्चों को या जो अडल्ट होते हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके बहुत ही जो हार्मफुल इन्फेक्शंस होते हैं जैसे मीजल्स, मम्स और रूबेला से। यहाँ पर देखिए बच्चों की अगर हम बात करें तो MMR वैक्सीन को CDC जो है वो रिकमेंड करती है कि 2 बार देना चाहिए MMR मेडिकेशन वैक्सीन को। सबसे पहले जब बच्चा 1 से 1.5 साल का होने वाला होता है तो उसके बीच में दी जाती है इस तरह की MMR वैक्सीन, और फिर जब बच्चा 4 से 6 साल के बीच का ये जो गैप होता है बच्चे का, तो वहाँ पर उनके डॉक्टर जो होते हैं उनके पीडियाट्रिशियन डिसाइड करते हैं कि कब ये डोज देनी है बच्चे को। बट 1 से 1.5 साल के बीच में पहली डोज और फिर 4 से 6 साल के बीच में दूसरी डोज दी जाती है चिल्ड्रंस के केस में, ताकि उनको उनको प्रोटेक्ट किया जा सके इन तरह के मीजल्स, मम्स और रूबेला जैसे इन्फेक्शन से। लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे अपने आज की इस वीडियो का। पूछ रहे हैं आपसे नियोनेटल जॉन्डिस को ट्रीट किया जाता है इनमें से कौन सी कलर के लाइट्स हैं? तो बच्चों देखिए आपको दिखे गया होगा फोटो में, तो आंसर है इसका ऑप्शन डी, ब्लू कलर लाइट से ट्रीट किया जाता है नियोनेटल जॉन्डिस को। देखिए जो बच्चे जस्ट इस दुनिया में आए होते हैं मदर के वोम से जैसे ही बाहर आते हैं तो काफ़ी एक्सट्रीम कंडीशन हो जाती है बच्चों के लिए, जो वो एक तरह से बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा अमाउंट में बिलीरुबिन बनाने लगती है। बिलीरुबिन की वजह से ही क्या होता है येलोइश कलर की स्किन हो जाती है बच्चों की। तो इन तरह के बच्चों को जिनको जॉन्डिस लग रहा है, नियोनेटल जॉन्डिस की कंडीशन है, उनको इस तरह की ब्लू लाइट में एक्सपोज किया जाता है। यहाँ पर ये एक तरह की स्पेशल तरह की ब्लू लाइट्स होती हैं। इस पूरी थेरेपी को फोटोथेरेपी कहा जाता है, जहाँ जो एक्सेस बिलीरुबिन बच्चे की बॉडी में बना है जिसकी वजह से उसका येलो कलर आ रहा है उसकी स्किन पे, उसको वो ब्रेक डाउन होने लगता है और इसके बाद धीरे धीरे ये बिलीरुबिन जो है वो एक्सक्रीट आउट होने लगता है बच्चे की बॉडी से। तो यहाँ पर यही आपको बता रहे हैं, देखिए एसेंशियली बेबी को ब्लू लाइट के अंडर रखा जाता है जिससे कि उसकी बॉडी इलिमिनेट करने लगे एक्सेस बिलीरुबिन, और थोड़ी देर के बाद या कुछ दिनों के बाद इस तरह की नियोनेटल की जैसे जॉन्डिस की कंडीशन ठीक हो जाती है। बच्चों में बहुत आम होता है, बहुत सारे बच्चों को होता है इस तरह की कंडीशन, तो उनको इस तरह की फोटोथेरेपी दी जाती है।
थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों। आई होप आपको समझ में आई होगी जितनी भी चीज़ें हमने आपको समझाई हैं, और भी बहुत सारे वीडियोस हम आपके लिए फ्यूचर में लेके आते रहेंगे। तब तक बच्चों अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, बहुत मेहनत लगती है अब तक हर कंटेंट पहुँचाने में। तो प्लीज़ इसी तरह से हमें अपना सपोर्ट दिखाते रहे। कोई भी अगर सवाल है आपके मन में तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दे बच्चों। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सब लोग अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक है जिन पे क्लिक करके आप इनको देख सकते हैं। दोस्तों, लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।